हेलो, आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम मेरे यानी विकास के साथ और ये है एपिसोड 27। शीतल ने मुस्कुराते हुए पूछा कि देसाई सर, क्या सारे मेहमान आ गए? फिर उसकी नजर आशिमा पर पड़ी और उसने आशिमा के साथ आए सारे लोगों को देखा। जैसे ही उसने अर्णव को देखा, उसकी आंखों से तो जैसे खुशी झलकने लगी। वो बस उसे ही देखे जा रही थी। बहुत देर तक अर्णव को ऐसे देखने के बाद उसे याद आया कि वो मेहमान है। फिर उसने शर्म से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें नीचे कर ली। फिर आशिमा ने अर्णव की तरफ देखा। उसका चेहरा थोड़ा डल लग रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत कमजोर हो गया हो। आशिमा के दिल में अजीब सी फीलिंग हो रही थी। ऐसा लग रहा था उसके अंदर के सबसे नाजुक हिस्से को कोई छेड़ रहा हो। अचानक से अर्णव को ऐसा लगा जैसे आशिमा उसे देख रही हो। उसने एकदम से अपना सर घुमाकर देखा आशिमा की तरफ और आशिमा डर गई। उसे समझ नहीं आया कि वो कहां देखे। तभी अर्णव चोरी से हंसने लगा। आशिमा बहुत एम्बेरस हो गई थी। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। आशिमा ने सोचा, डैम इट, मुझे लगा कि अब मुझे आदत हो गई है उसका डेविल जैसा चेहरा देखने की। पर अब भी जब वो अर्णव का चेहरा देखती है तो जैसे उसमें खो जाती है। अर्णव आशिमा की तरफ थोड़ा झुका और धीरे से बोला, आशिमा, दिन में सपने देखना बंद करो। यह सुनते ही आशिमा 2 कदम पीछे हट गई। उसकी हार्ट बीट्स एकदम से बहुत तेज हो गई थी और उसके गाल एकदम पिंक हो गए थे। उसकी आंखें अभी भी सबसे नजरें चुरा रही थी। उसे बस ये लग रहा था कि वो कहां भाग जाए। वो बस अर्णव को देखना अवॉइड कर रही थी। तब उसने अर्णव के शब्दों पर गौर किया तो उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने सोचा कि किसी की नजरों से जान थोड़ी ना जा सकती है। अर्णव ने पीछे मुड़कर आशिमा से कहा कि तुम्हें मुझसे बहुत नफरत हो रही होगी ना। आशिमा को कुछ समझ नहीं आया और उसने अपनी आंखें ब्लिंक करी कंफ्यूजन में। उसने मन में सोचा कि इसका क्या मतलब था, मुझे क्यों इससे नफरत होनी चाहिए। पर अर्णव ने आगे और कुछ नहीं कहा और सीधा खड़ा हो गया। और फिर वो धीरे धीरे उस 5 स्टार होटल की एंट्रेंस से सीधे अंदर गया। जैसे ही अर्णव होटल के अंदर आया, एक स्ट्रॉन्ग स्मेल उसकी नाक में चढ़ी। उसे लगा कि बस वो वहीं से भाग जाए। उसने अपनी आईब्रोज सिकोड़ी और हाथ से स्मेल को इधर उधर करने लगा जिससे उसके आगे की स्मेल डायरेक्टली उसे ना चढ़े। अपनी नाक को दबाकर अर्णव ने पीछे मुड़कर आशिमा की तरफ देखा जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। पर आशिमा अपने ही ख्यालों में कहीं खोई हुई थी, तो उसे ना ध्यान था और ना ही उसने ध्यान दिया कि अर्णव उसकी तरफ देख रहा था। वो भी जल्दी से अंदर आई। आशिमा मुस्कुराते हुए शीतल के पास गई और उससे पूछा कि हमारे कमरे कहाँ हैं? शीतल ने कहा कि ओह। फिर उसने सीढ़ी की तरफ हाथ से इशारा किया और बोली कि ऊपर है आप लोगों के कमरे, आइए मैं लेकर चलती हूँ। आशिमा ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। आशिमा ने शीतल को फॉलो किया रूम्स की तरफ। अर्णव आशिमा के पीछे पीछे चल रहा था। डिस्ट्रिक्ट हेड देसाई और बाकी सब लोग अर्णव के पीछे आ रहे थे। ऊपर आने के बाद वो लोग कॉरिडोर से लेफ्ट मुड़े और शीतल ने उनका पहला कमरा उन्हें दिखाया। उसने दरवाजा खोला और कमरे का इंटीरियर दिखाने लगी। उसने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा कि ये हमारा डीलक्स रूम है, इसके बाथरूम में बाथ टब भी है। फिर वो साइड में मुड़ी और सारे रूम्स की तरफ इशारा करने लगी। उसने कहा कि बाकी रूम्स में बाथरूम तो नहीं है, पर शेयर्ड बाथरूम्स है आगे जाकर। अर्णव ने जैसे ही शीतल को सुना, उसने पैर उठाया और बिना किसी झिझक के सीधा डीलक्स रूम में घुस गया। अर्णव ने कहा कि मैं रेस्ट करने जा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, मुझे फालतू में परेशान मत करना। ये बोलते हुए उसकी पीठ उसके ग्रुप की तरफ थी। जैसे ही वो रूम के अंदर जाकर पीछे मुड़ा दरवाजा बंद करने के लिए, उसने देखा कि सब लोग उसे ही घूर रहे थे। सबको इग्नोर करने के बाद उसने उन लोगों को वहीं रूम के बाहर खड़ा छोड़ दिया बिना किसी सेकंड थॉट के। वहां बस एक ही डीलक्स रूम था और आशिमा को पता था कि अर्णव उस टाइप का नहीं है जो उस रूम को लेने से मना कर दे। आशिमा ने सोचा कि ऑलरेडी अर्णव की डिग्निटी और स्टेटस के खिलाफ था यहाँ होना, और ऊपर से वो वैसे ही परेशान हुआ था कि वो हमेशा की तरह अपने 5 स्टार होटल में नहीं रुका था। अगर अभी भी उसे डीलक्स रूम ना मिलता और आधी रात में उसे शेयर्ड बाथरूम यूज करना पड़ जाता तो वो तो एक रात में ही पागल हो जाता। फिर आशिमा ने सोचा कि बहरहाल डिस्ट्रिक्ट हेड मिस्टर देसाई अभी भी यहाँ हैं, तो क्या अर्णव का फर्ज नहीं बनता है उन्हें थोड़ी रिस्पेक्ट देना, एटलीस्ट उनसे ग्रीट तो करता। शीतल ने उन्हें बाकी के कमरे दिखाए लाइन से। आशिमा ने वो कमरा चूज किया जो अर्णव के कमरे के बगल में था। मिस्टर देसाई और सबसे मिलने के बाद आशिमा अपना सामान अपने कमरे में ले आई। उसे अपना कमरा बहुत पसंद आया था। रूम का साइज भी 20 स्क्वायर मीटर के अराउंड था। उसमें एक बेड था, एक कंप्यूटर डेस्क और एक सिंपल सी वार्डरोब। दीवार पे लोकल शहर के ही वॉलपेपर लगे हुए थे और चादर और कंबल का भी वही स्टाइल था। कमरे के आगे पीछे 2 विंडोज थीं जो अभी खुली हुई थी। तेज हवा चलने की वजह से कमरे में लगे व्हाइट कलर के कर्टन्स बहुत तेजी से हिल रहे थे। कमरे के बीच में एक हवा से बचने वाली घंटी भी टंगी हुई थी। उस 1.5 मीटर के बेड पे बहुत अच्छे गद्दे तो नहीं डाले हुए थे, बस उस पर एक पतला सा गद्दा था जिस पर लेटने से वो चुभ रहा था। आशिमा ने फ्रस्ट्रेशन में अपने हाथ से गद्दा दबाकर देखा, वो बहुत हार्ड था। उसने सोचा कि अर्णव कैसे सो रहा होगा इन गद्दों पर, पता नहीं वो ठीक होगा भी या नहीं। अभी भी आशिमा अर्णव के बारे में ही सोच रही थी। फिर क्या हुआ,
जानेंगे अगले एपिसोड में पॉकेट एफएम पर मेरे यानी विकास के साथ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम मेरे यानी विकास के साथ और ये है एपिसोड 28 नॉन जेंटल लेडी। मिस्टर शर्मा और उनकी सेक्रेटरी भी अपने अपने रूम्स में थोड़ा रेस्ट करने चले गए थे। सब लोग शाम को फिर इकट्ठा हुए डिनर के लिए। डिनर का इंतजाम होटल में ही किया गया था। होटल के पीछे एक बड़ा सा आंगन था जहां बहुत से फूल और पौधे लगे हुए थे। वहां पर 4 डाइनिंग टेबल्स थी और उनमें हर टेबल के ऊपर बड़े से ग्रीन कलर के अम्ब्रेलास लगे हुए थे। सबसे पहले आशिमा वहां आई और उसने राइट हैंड पे पहली टेबल चूज करी और वहां जाकर बैठ गई। फिर एक एक करके मिस्टर देसाई और मिस्टर शर्मा सब लोग आए स्लैक्स के साथ। अब वो बिल्कुल थका हुआ भी नहीं लग रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर सनलाइट चमक रही हो। ऊपर से नीचे तक उसमें एक यूथफुल वाइब आ रही थी। उसका तो जैसे में उसे देखकर मन ही मन जल रहे थे और लड़कियां तो जैसे बस उसे ही देखे जा रही थी। तभी वहां शीतल आई किचन से हाथ में एक नोटपैड और पेन लेकर। जैसे ही उसने अर्णव को आते हुए देखा वो ब्लश करने लगी देखा और पूरी सिचुएशन को वो ऑब्जर्व करने लगी। फिर वो अर्णव की तरफ देखने लगी उसे छेड़ते हुए। अर्णव धीरे धीरे चलकर आ रहा था। उसके दोनों हाथ उसकी स्लैक्स की साइड पॉकेट में थे। वो सीधे जाकर आशिमा की बगल वाली खाली सीट पर बैठ गया। उसके पास से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी उसके सोप की, तो पता चल रहा था कि वो नहा कर आ रहा है। जैसे ही वह नीचे बैठा उसने आशिमा की तरफ देखा और कहा कि बेड के गद्दे इतने हार्ड हैं, किस टाइप का बकवास होटल है ये। आशिमा ने हल्के से जवाब दिया कि पता है मुझे, मैं बाद में आपके बेड पर एक रजाई डाल दूंगी जिससे आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगने लगे। आशिमा को पता था कि अर्णव की बॉडी इस हार्ड बेड पे एडजस्ट नहीं कर पाएगी। इतने में शीतल अर्णव की तरफ चलकर आई और उसने पूछा कि आप कौन सी प्राइस की डिश ऑर्डर करना चाहेंगे। शीतल की आंखों से ही खुशी झलक रही थी पर वो बहुत घबराई हुई थी, जैसे उसकी धड़कनें बढ़ गई हों। शीतल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो यहीं पली बढ़ी है और उसने अपनी लाइफ में कभी कोई हैंडसम आदमी देखा ही नहीं था। इसीलिए उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने हैंडसम आदमी को देखकर कैसे बिहेव करना चाहिए। ये सब देखकर मन ही मन आशिमा कुछ सोचने लगी और उसे हंसी आ गई, तो वो होठ को आपस में दबाकर अपनी हंसी कंट्रोल करने लगी। अर्णव ने शीतल से पूछा कि यहां कोई मेन्यू नहीं है। शीतल ने ना में सर हिलाते हुए कहा कि नहीं नहीं। फिर उसने देखा कि अर्णव को गुस्सा आ रहा था, तो उसने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि हमारा मेन्यू टेबल के प्राइजेस के अकॉर्डिंग होता है। प्राइस है 599, 999 और 1499। इतना बोलकर वो सर झुकाकर खड़ी हो गई, पेन एकदम कसकर पकड़ के। वो बहुत घबराई हुई थी। आशिमा ने अपना सर उठाया और प्यार से शीतल की तरफ देखते हुए बोली, हम 1499 वाला मील लेंगे। शीतल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए आशिमा की तरफ देखा और बिना घबराए बोली, जी अभी लाई। उसने उनका ऑर्डर लिखा और उनको थोड़ा वेट करने के लिए बोलकर अंदर चली गई। आशिमा अपना हमेशा का रूटीन फॉलो कर रही थी जो वो किया करती थी जब भी वो लोग बाहर खाना खाने जाते थे। वो था सारे कप्स और कटलरी को बॉइलिंग वाटर से धोना, उन्हें डिसइंफेक्ट करने के लिए। और वो ऐसा हमेशा ही करती थी, भले कोई रेस्टोरेंट या होटल कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मिस्टर देसाई ने जब आशिमा को देखा तो वो मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ करने लगे और कहा कि मिस आशिमा बहुत ही अटेंटिव और थॉटफुल हैं। आशिमा ने सर उठाकर उनकी तरफ देखा और एक जेंटल स्माइल करने लगी। उसे पता था कि इन बातों को कैसे आराम से हैंडल करना है। अर्णव ने आशिमा की तरफ देखा और मन ही मन उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने सोचा कि दूसरों के सामने ये कितना शालीन और समझदार बिहेव करती है, पर अकेले में ये बिल्कुल ऐसी नहीं है। आशिमा ने अर्णव की तरफ हल्का सा मुस्कुराते हुए देखा और ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसे कुछ समझ ना आ रहा हो। खैर जो भी हो, अर्णव उसे ऐसे समझाता था जैसे उसमें कोई खास क्वालिटीज ही नहीं हो। अचानक से अंधेरा होने लगा था। पूरे आंगन में कलरफुल लालटेन लगे थे और एक बहुत बड़ा सा लैम्प था आंगन के बीचों बीच, जिससे पूरे आंगन में रोशनी आ रही थी। डिनर सर्व हुआ और पूरी टेबल लोकल डिशेस से भर गई, जैसे दाल फ्राई, मिक्स सब्जी, पनीर, रायता, तंदूरी रोटी, बटर नान, जीरा राइस, यही सब। अर्णव काफी हैरान था कि काफी कुछ सर्व किया गया था। उसने सारा खाना ध्यान से देखा और नान के साथ पनीर लिया। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। मिस्टर देसाई ने देखा कि अर्णव अपना खाना एंजॉय कर रहा है। ये देखकर उन्हें थोड़ा सा सुकून मिला। फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए उन्होंने अर्णव से पूछा कि अर्णव सर, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही अपने कमरे में? सारा अरेंजमेंट ठीक तो है ना? अब भाई उस कड़क गद्दे के बारे में अर्णव या आशिमा ने कुछ बोला या मुस्कुराकर इस बात को टाल दिया? जानेंगे अगले एपिसोड में।
हेलो, आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम मेरे यानी विकास के साथ, और ये है एपिसोड 29 डिससैटिस्फाइड। मिस्टर देसाई के झुर्रियों वाले चेहरे पर जो निशान थे, उनसे पता चल रहा था कि इतने सालों में उन्होंने बहुत मेहनत करी थी। ये बहुत उम्मीद से अर्णव की तरफ देख रहे थे। अगर उसके गंभीर चेहरे पर इस वक्त उन्हें जरा भी सुकून दिख जाता तो वो सोचेंगे कि नहीं, अर्णव भी उन्हें मुस्कुराकर जवाब दे। अर्णव एकदम बुद्ध बनकर बैठा हुआ था, बिना किसी एक्सप्रेशन के, इसीलिए मिस्टर देसाई का बहुत ज्यादा सोच समझकर बोलना जरूरी था। उन्होंने सोचा कि इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जब डिस्कशन होगा तब भी उन्हें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अपने शब्दों में। मिस्टर देसाई के क्वेश्चन पर अर्णव ने अपना सर उठाना भी जरूरी नहीं समझा और उसने खाना खाते हुए बड़ी ही गंभीरता से रिप्लाई दिया कि डिससैटिस्फाइड। ये सुनते ही मिस्टर देसाई को तो जैसे पसीना आने लगा। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि अर्णव ऐसा बोलेगा। उन्हें लगा कि अर्णव ने बोलने से पहले ये सोचा भी नहीं कि अगले को कैसा लगेगा ये सुनकर। अब उन्होंने जो सोच रखा था वैसा जवाब तो अर्णव ने दिया ही नहीं। उन्होंने कुछ और ही जवाब सोचकर अपनी आगे की लाइंस प्रिपेयर कर रखी थी, इसलिए अब उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर वो बोलें तो बोलें क्या। मिस्टर शर्मा और उनकी सेक्रेटरी उन लोगों के सामने बैठे हुए थे। जब उन दोनों ने अर्णव का जवाब सुना तो वो लोग सर नीचे करके मुंह बंद करके बैठे रहे। अर्णव का मिजाज तो हर कोई जानता था कि वो बहुत तीखी जुबान का था। हर एग्जीक्यूटिव मीटिंग पर वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलता जरूर था कि कुछ एग्जीक्यूटिव शर्म से लाल हो जाते थे। कुछ तो उनमें से सोचते थे कि खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दें। मिस्टर देसाई का पॉलिटिकल मैटर में डील करने का जो अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन उन्हें लोगों के चेहरे पढ़ना अभी भी नहीं आता था। वो अभी तक के ये नोटिस नहीं कर पाए थे कि अर्णव तभी से चिढ़ा हुआ है जब से वो कार से नीचे उतरा था, और अभी भी उनमें हिम्मत थी कि अर्णव से पूछ लें कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। वो पक्का ये उम्मीद तो नहीं कर रहे थे कि अर्णव खुशी खुशी बड़ी सी स्माइल के साथ कहेगा हाँ, क्योंकि अगर ऐसा था तो उन्हें लगा कि उनके घर जाकर आईने में अपनी शक्ल उन्हें देख लेनी चाहिए कि वो रिस्पेक्ट के लायक हैं भी या नहीं। आशिमा को तो जरा भी हैरानी नहीं हुई अर्णव के जवाब से, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि उसका जवाब यही होने वाला है। वो अपना आराम से खाना खा रहा था और यहाँ आशिमा भी अपना खाना आराम से खा रही थी। उसने अपना एक सर्विंग खत्म की और हाथ आगे बढ़ाया और चावल लेने के लिए। तभी उसको देखकर अर्णव ने टोका कि क्या तुम्हें अपनी इमेज का जरा भी ख्याल नहीं? उसने कहने का मतलब यह था कि वो लड़की होकर इतना खाना खा रही है, वो भी रात में जब आसपास और लोग भी बैठे हैं टेबल पर। आशिमा को अर्णव की इस बात पर बहुत से ज्यादा शर्म आने लगी। उसका हाथ वहीं रुक गया। उसे बहुत बुरा लग रहा था और वो नीचे देखने लगी। फिर उसने अर्णव की बातों पर ध्यान नहीं दिया और सर्विंग स्पून भरकर उसने चावल ले लिया और सर नीचे करके शांति से अपना खाना खाने लगी। सामने बैठे मिस्टर देसाई दोनों को देख रहे थे। तभी उन्होंने अपने मन में सोचा कि भले ये अपनी सेक्रेटरी से भी ऐसे बदतमीजी से पेश आते हो, पर ध्यान देते हैं उसकी हर हरकत पर। उन्होंने ये भी ध्यान दे दिया कि वो एक्स्ट्रा चावल खाने जा रही थी। उसी वक्त मिस्टर देसाई को एक आइडिया आया। आशिमा ने अपनी दूसरी सर्विंग भी खत्म कर ली थी। उसने अर्णव की तरफ देखा और बोला कि सर, मेरा तो खाना हो गया, आप प्लीज अपना डिनर एंजॉय करिए। इतना बोलकर वो मिस्टर देसाई को देखकर मुस्कुराई और टेबल से उठकर चल पड़ी। हवाएं बहुत ठंडी चल रही थी और दिन और रात के टेम्परेचर में भी थोड़ा डिफरेंस समझ आ रहा था। आशिमा कुछ देर वहीं ठंडी हवा में टहली और उसके बाद वो जब उसे ठंड लगने लगी तो अपने कमरे में वापस चली गई। उसने अंदर आकर लाइट्स ऑन करी तो देखा कि बहुत अच्छे से फोल्ड करी हुई रजाई उसके बेड पर रखी हुई थी। तभी उसे अर्णव को कही अपनी बात याद आ गई। उसने थोड़ा सोचा और सोचने के बाद वो अपने बेड तक चल कर गई और वो रजाई उठाई और अपने बेड से रजाई उठाकर आशिमा अपने कमरे से बाहर आ गई। फिर क्या हुआ? क्या रात में इतनी ठंड में अपनी रजाई आशिमा ने जाकर अर्णव के गद्दे पर बिछा दी ताकि अर्णव कंफर्टेबली सो सके? मगर आशिमा का क्या? इस ठंड में वो क्या ओढ़ेगी? क्या इस चीज की तरफ अर्णव ने ध्यान दिया? क्या हुआ जानेंगे अगले एपिसोड में। हेलो, आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम मेरे यानी विकास के साथ, और यह है एपिसोड 30 जिसका नाम है शावर। आशिमा अर्णव के कमरे की तरफ गई और दरवाजे पे नॉक किया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब वो बाहर टहल रही थी तब उसने अर्णव और मिस्टर शर्मा को आसपास का एरिया इंस्पेक्ट करते देखा था, तो उसे लगा कि हो सकता है वो अभी तक वापस ना आया हो। आशिमा ने दरवाजा खोला और अंदर जाकर लाइट्स ऑन करी। उसने अपनी रजाई खोली और अच्छे से अर्णव के बेड पर बिछा दी। काम खत्म करने के बाद आशिमा को बहुत उलझन होने लगी थी। पसीने से उसको चिपचिप सा लग रहा था, तो वो अपने रूम में जाने के लिए बाहर निकलने लगी। जैसे ही आशिमा दरवाजे की तरफ आई और लाइट ऑफ करने वाली थी, तभी उसकी नजरें अचानक बाथरूम की तरफ गई। उसने सोचा कि अर्णव अभी तक वापस तो आया नहीं है और बाहर का जो बाथरूम है वो कॉमन बाथरूम है। उसे यूज करने से अच्छा
वो वहीं अर्णव के बाथरूम में नहा ले। बिना ज्यादा देरी किए वो जल्दी से अपने रूम में गई और अपने कपड़े और तौलिया लेकर आ गई। उसे बस अर्णव के वापस आने के पहले नहा कर निकलना था। इतने में आसपास की जगह का इंस्पेक्शन करके अर्णव और मिस्टर देसाई अपने अपने रूम्स में वापस आ गए। अर्णव ने ध्यान नहीं दिया कि उसके कमरे की लाइट्स पहले से ऑन थी। इंस्पेक्शन करके उसे भी पसीना आ गया था, तो रूम में आने के बाद वो सीधा बाथरूम की तरफ गया, नहाकर फ्रेशन अप होने के लिए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया बाथरूम का दरवाजा खोलने के लिए, पर वो खुला ही नहीं। उसे लगा कि शायद लॉक खराब हो गया होगा दरवाजे का, तो उसने जोर से धक्का दिया, पर तब भी दरवाजा बंद ही था। अर्णव को कुछ समझ ही नहीं आया कि असल में हो क्या रहा है। उसने थोड़ा और जोर लगाया तो दरवाजा खुल गया। उसने देखा कि आशिमा अंदर नहाने के बाद रेडी होने जा रही थी। वो तौलिए को लपेट कर खड़ी थी। उसने पहले अर्णव को सुना नहीं था दरवाजा खोलते हुए, क्योंकि अंदर बाल्टी में पानी भर रहा था। तो जैसे ही उसने अर्णव को देखा वो डर कर जोर से चिल्लाई। अर्णव भी आशिमा को ऐसे देखकर चौंक सा गया था। आशिमा ने देखा कि काफी सेकंड्स तक तो वो वहीं खड़े होकर उसे देखे जा रहा था, तो उसे गुस्सा आया और साथ ही शर्म भी आई। उसने चिल्लाकर बोला, देख क्या रहे हो, दरवाजा बंद करो। उसका चेहरा गुस्से में एकदम लाल हो चुका था। तभी अर्णव को अचानक होश आया और वो एकदम से आराम से उसे बोला, तुम चिल्ला क्यों रही हो? उस दिन तुमने मुझे ऐसे नहीं देखा था। जाने से पहले एक बार फिर उसने आशिमा की तरफ मुड़कर नफरत से देखा और फिर गुस्से में बाहर चला गया। आशिमा ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और बाथरूम से निकलकर अपने कमरे में चली गई। आशिमा को जाता देख अर्णव थोड़ी देर उसी के बारे में सोचने लगा। फिर उसे लगा कि उसकी लाइफ में न जाने कितनी सुंदर लड़कियां आई हैं और आशिमा तो कहीं उनके आसपास भी नहीं थी। पर क्या इस चीज का कोई फर्क पड़ा? जानेंगे अगले एपिसोड में। आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम पर मुझे यानी विकास को। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार।